नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे रिलेटेड रेगुलरली अपडेट आ रही हैं, जहां यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत डीएमआरसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए अपकमिंग प्रपोज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, जो कि जेवर के अंदर है। इसके तहत दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कनेक्ट किया जाएगा और ग्रेटर नोएडा के परी चौक को जेवर के एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। करीब 2 फेज के तहत इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डीएमआरसी करीब 9 महीने के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार कर देगी। उसके बाद इस रिपोर्ट को येडा के सामने पेश करेगी। येडा के अप्रूवल के बाद इसको यूपी गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आगे का काम शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट तेलंगाना से है, जहां तेलंगाना स्टेट ने फूड प्रोसेसिंग एंड रिजर्वेशन पॉलिसी 2021 लॉन्च की है। तेलंगाना के इंडस्ट्री सेक्रेटरी जयेश रंजन इन्होंने कहा है कि हमने फूड प्रोडक्शन और इसकी प्रोसेसिंग इस क्षेत्र में काफी ज्यादा हाई अचीवमेंट हासिल की है। इन्होंने कहा है कि इस सेक्टर में फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, इन फ्यूचर भी होता रहेगा। इस पॉलिसी के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट करीब 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है इस क्षेत्र में, और इसके अलावा इन्हें अनुमान है कि करीब 70,000 लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तेलंगाना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तेलंगाना स्टेट के पास सरप्लस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क इन क्षेत्र में सरप्लस प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। इस फूड पॉलिसी के तहत करीब ये तेलंगाना गवर्नमेंट 10,000 एकर्स के लैंड पर नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है 2024-25 तक। यहाँ पर करीब गवर्नमेंट 10 फूड प्रोसेसिंग जोन सेटअप करेगी। ये जोन्स 500 से 1,000 एकर्स के क्षेत्र में डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पर मुख्यतः फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ये सारी सेटअप की जाएंगी। इनको स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन कहा जाएगा, जिसमें करीब 30% एरिया लोकल एंटरप्रेन्योर और छोटी एमएसएमईज के लिए रिजर्व किया जाएगा। इसके अलावा इस जोन के अंदर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट टाटा मोटर्स से है, जहां टाटा मोटर्स ने करीब 70 नए सेल्स आउटलेट साउथ इंडिया के अंदर इनोग्रेट किए हैं, जो कि उनके रिटेल एक्सीलरेशन स्ट्रेटेजी इसका हिस्सा है। करीब 53 सिटीज के अंदर आउटलेट्स इनोग्रेट किए गए हैं। इन आउटलेट्स के अंदर टाटा के व्हीकल्स होंगे, जो कि हाई रेंज तक होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सेल किए जाएंगे। इस इनोग्रेशन के साथ साउथ इंडिया में टाटा के करीब 272 आउटलेट्स हो गए हैं और टोटल इंडिया में इनके पास करीब 980 आउटलेट्स हैं। तो टाटा के टोटल सेल्स में साउथ इंडिया का 28% योगदान रहा है, जिसको टाटा बढ़ाना चाह रही है। नेक्स्ट अपडेट ओडिशा से है, जहां इंडिया के अंदर एलएनजी गैस का इंपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, जो कि गुजरात के अंदर दहेज के अंदर एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा ये कंपनी अपने कारोबार में रिस्क को कम करने के लिए हाई मार्जिन वाले पेट्रोकेमिकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर कई जगह पर एक्सपेंशन कर रही है। इसके तहत ये दहेज और कोची, जहां पर एलएनजी टर्मिनल पहले से विकसित है, वहां से एलएनजी को आयात करने जा रही है। इसके अलावा ये ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट में यहाँ पर एक एलएनजी फ्लोटिंग टर्मिनल डेवलप करने जा रही है, ताकि यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये एलएनजी का इंपोर्ट कर सके और अपनी प्रेजेंस बढ़ा सके। दोस्तों बात करें तो ये वेस्टर्न इंडिया के अंदर एक्टिव है, लेकिन बात करें ईस्टर्न इंडिया के अंदर तो वहाँ पर ये एक्टिव कम है। तो यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर एंटर हो जाएगी। इसके तहत ये सीधा यहाँ पर एलएनजी गैसेस को इम्पोर्ट कर सकेगी और ईस्टर्न इंडिया के एलएनजी डिमांड को पूरा करेगी। दोस्तों इस कंपनी के अंदर 50% शेयर भारत की IOCL, BPCL, गेल और ONGC का है। नेक्स्ट अपडेट भारत के रिन्यूएबल सेक्टर से है, जहां दोस्तों सरकार ग्रीन एनर्जी इस पर काफी ज्यादा पुश दे रही है। इसके तहत इन्होंने देश में करीब 45 सोलर पार्क्स डेवलप करने के आदेश दे दिए हैं। इन सोलर पार्क की कंबाइंड कैपेसिटी करीब 37 गीगावाट की होगी। इनको अंडर सोलर स्कीम डेवलप किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारत विश्व में ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन की बात की है और टारगेट बनाया है। करीब भारत 175 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करने जा रहा है। यहाँ पर 100 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी होगी और 60 गीगावाट की विंड कैपेसिटी होगी, जिसको 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट अपडेट रेलवे से है, जहां नीति आयोग के मोनेटाइजेशन प्लान के तहत 4 सालों के अंदर करीब 400 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारी विभिन्न अथॉरिटीज जो रेलवे के अंदर आती हैं वो काम करेंगी। लेकिन जैसा कि बात की जाए कि 400 रेलवे स्टेशन का यहाँ पर रीडेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए चाहिए बहुत सारा फंड, जिस कारण यहाँ पर रेलवे को मोनेटाइज करके यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके तहत करीब देश के अंदर प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट की जाएंगी। पहाड़ी इलाकों में भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा और जो रेलवे की कॉलोनी है इनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा।
करीब इसके लिए काफी ज्यादा फंड की जरूरत होगी। इसलिए करीब भारत सरकार 1,52,496 करोड़ के रेलवे असेट्स को मोनेटाइज करेगी। यहाँ पर करीब 17,810 करोड़ रुपए के असेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। इस प्लान के तहत करीब 50 रेलवे स्टेशन टीयर 1 सिटीज में, 100 रेलवे स्टेशन टीयर 2 सिटीज में और 250 रेलवे स्टेशन टीयर 3 सिटीज में रीडेवलप किए जाएंगे। इस स्कीम के जो नेशनल एडवाइजर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये स्कीम काफी बेहतर है। फिलहाल अभी इस स्कीम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप होगा। नेक्स्ट अपडेट भारत के फॉरेक्स रिजर्व से है, जहाँ दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व का लेटेस्ट डेटा आरबीआई ने पब्लिश किया है। ये डेटा 28 अगस्त तक का है। दोस्तों इस टाइमलाइन में करीब भारत ने 16.663 बिलियन डॉलर का एडिशन किया है और इसके तहत भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 633 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि अभी ऑल टाइम हाई है। इससे पहले वाले जो सप्ताह थे उसमें थोड़ा डाउनफॉल देखा गया था। 20 अगस्त का जो 2 हफ्ता था वहां पर भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2.42 बिलियन डॉलर नीचे गिरा था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर पॉजिटिव एडिशन देखा गया है। दोस्तों बात की जाए फॉरेक्स रिजर्व की वर्ल्ड इंडेक्स की तो चाइना बरकरार है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर भारत बरकरार है। जिस प्रकार भारत की वीकली ग्रोथ देखी जा रही है, इस हिसाब से यही अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट 2 और 3 सालों के अंदर भारत स्विट्जरलैंड को इन टर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ओवरटेक कर देगा। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है इंडियन स्टार्टअप से संबंधित, जहां 8 महीनों के अंदर भारत के एनसीआर के स्टार्टअप्स ने 6.7 बिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है और इसके तहत 270 फंडिंग डील्स साइन हुई हैं। इसके अलावा 14 बिलियन डॉलर की फंडिंग बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स ने रेज की है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, यहाँ पर एनसीआर के अंदर भी स्टार्टअप्स का काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है और इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर भी ये ग्रोथ बरकरार है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत ने करीब 8 महीनों के अंदर 21 बिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है और ये किसी भी अन्य साल के मुकाबले इस टाइमलाइन में हाई है। यहाँ पर एनसीआर स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ओयो, पाइन लैब्स, जोमेटो, इन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग रेज की है। यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हम एनसीआर के अंदर देख सकते हैं वो ई कॉमर्स एडटेक स्टार्टअप हैं, जो कि काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। जबकि हम बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पर एडटेक स्टार्टअप्स भी हैं, इसके अलावा एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं और आईटी स्टार्टअप्स भी हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है जिसके तहत कहा गया है कि भारत के 31 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि नेक्स्ट 2 या फिर 1 ईयर के अंदर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। इनका वैल्यूएशन 300, 500, 700 मिलियन डॉलर के करीब है। इसमें दोस्तों स्पिनी, कॉइन स्विच, खाता बुक, क्योरफिट, निंजा कार्ड, जियो मैकेनिक्स, रैपिडो ये सब शामिल है। इनके अंदर भारत के जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं उन्होंने भी निवेश किया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।